हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई इतनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आलस ना कीजिएगा पढ़ाई करने में, क्योंकि हीटिंग बहुत है। ऐसा लगता है कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो कभी भी ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। इसलिए लाइफ में कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ी मत होने देना। अपने मंजिल से, अपने जुनून से बड़ा रखिएगा, तो अपने जुनून को कि हमें हालात कुछ भी हो लेकिन करना है तो करना है। क्योंकि अब आप आज की जनरेशन के हिसाब से देखो ना, तो फिर हर इंसान मतलब हर एक जो आप जिस पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे दुगनी तीन गुनी मेहनत की जा रही है। तो ये सोच के आपका जब ना मन करे पढ़ने का ना, फिर सोचिएगा कि कोई दूसरे कोने में बैठा जो है वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा तो पढ़ना होगा ही। और पढ़ाई आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना आपका फर्ज है। अब आइए हम देखते हैं कि बायोलॉजी में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो कई टॉपिक उसमें हो गए थे। सबसे पहले हम इसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े, फिर उसके टाइप्स पढ़े, फिर उसके पार्ट पढ़े, और उसके बाद उन पार्ट्स में सभी पार्ट्स को देखा कि जो आपके नर युग्मक मादा युग्मक कैसे बन रहे थे, सभी का फॉर्मेशन हो चुका है। परागण भी हो चुका है कि परागण कैसे मतलब होता क्या है, और इनके एजेंट कौन कौन होते हैं, और किस में एजेंट चाहिए किस में एजेंट नहीं चाहिए, मतलब टाइप सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम आ चुके हैं अपने दोहरा निषेचन या निषेचन पे, क्योंकि अब सब कुछ बनके तैयार है, अब करवाना है निषेचन। फिर एक बार हो जाए आपको फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीजें होंगी। देखिए इतनी मेहनत होती है एक फ्रूट्स बनने में, तो इसलिए हमें भी बहुत मेहनत करनी होगी अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन रहा है आपका पूरे स्त्री जननांग जो था इसका स्ट्रक्चर। याद होगा आपको कि ये कैसी थी, तीन यहाँ पे आपके पास 7 सेल्स थी और 8 न्यूक्लियस था। तो ये सारा हमने क्लियर कर लिया है, बस आज हमें इसे अच्छे से देखना है। तो ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था हमारा। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे भी अगर ड्रॉ करें तो मान लीजिए वर्तिका रही होगी और वर्तिकाग्र रहा होगा, तो वर्तिकाग्र पे ही आपका जो परागण होता है वो लैंड करता है, मतलब वहीं पे आता है। और वहां से उसके बाद वर्तिका के अंतर्गत ये आपकी जो नली ये वर्तिकाग्र से होते हुए आती है, इसे बोला जाता है पराग नली। पराग नली। और ये है आपकी ध्रुवीय कोशिका, एंड ये हो गया आपका अंड कोशिका, और ये दोनों है आपकी सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और ये है तंतु समुच्चय। तंतु समुच्चय फिलिफॉर्म एपॉल्टस है, यही इसका पूरा स्ट्रक्चर था आपके पास। अब इसी में निषेचन होगा, और क्यों हम उसे दोहरा बोल रहे हैं आज वो भी क्लियर हो जाएगा। और दोहरा निषेचन त्रिसंलयन, एग्जाम में इस दोनों में से कोई ना आए तो आप हमारा नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों में से हमेशा हर बार कोई ना कोई इसमें से जरूर पूछा गया है। किसी की एक डिफिनेशन व्हाट इज मतलब डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हो, या तो त्रिसंलयन किसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन आना तय रहता है, इसलिए आप इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ से आपके पास पराग नली है, तो यहाँ से आपके पराग आएंगे, और ये यहाँ से आते हुए फिलिफॉर्म एपॉल्टस से होते हुए आपके ये सहायक नलिका में जाएंगे, और यहाँ ये सहायक नलिका में पहुँचेंगे तो सहायक नलिका ही
यहाँ से मान लीजिए ऐसे ही बड़ी बड़ी ये हो जाती हैं ज्वाइंट, अगर हम नहीं करें तो। अब यहाँ से आपके देखिए आ रहा है और युग्मक ऐसे आते हैं, यहाँ से 2 युग्मक थे, एक इधर मुंह किया और एक जाता है इसके पास, 2 तरीके से होते हैं। और ये है आपका अंड कोशिका। तो जब अंड कोशिका के साथ ये आपका नर युग्मक, 2 नर युग्मक थे, नर युग्मक, एक नर युग्मक इसके साथ अंड कोशिका के साथ निषेचन किया और एक नर युग्मक आपका चला गया ध्रुवी केंद्रक के पास निषेचन करने। ये पहले से N और N है और ये आपका N था, और ये भी जो आ रहा है ये N है और N है। ध्यान से इसे ही देखिएगा, क्योंकि बिना आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, और समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए, अगर इस पूरे में लिखे हमें लिखना हो कि दोहरा निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखे लेंगे कि पराग नली द्वारा नर युग्मक आते हैं तथा सहायक कोशिका द्वारा भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं हो गया इतना टॉपिक, ये आया यहां से। अब लिखेंगे कि एक नर युग्मक, एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका के साथ संलयन करके द्विगुणित भ्रूण बनाता है, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करता है। एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ से आपका जो एक नर युग्मक आएगा वो भ्रूण के साथ जाएगा और भ्रूण के साथ संलयन करके अंड कोशिका के साथ जाएगा, और अंड कोशिका पहले से N थी और यहाँ से एक और N गया तो ये द्विगुणित हो जाएंगी, यानी 2N हो जाएंगी, और यहाँ से जो फर्स्ट 2N कोशिका बनती है उसे ही हम भ्रूण नाम देते हैं। तो ये आपका एक नर युग्मक का तो काम हो गया यहाँ से, यानी 2N सेल बन गई, और यही आपके पास क्या है, भ्रूण, फर्स्ट सेल का निर्माण हो चुका है। अब लिखेंगे, अब दूसरा नर युग्मक, अब वो किसके पास जा रहा है, ध्रुवी कोशिका के पास जा रहा है, ध्रुवी कोशिका के साथ संलयन करके त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करता है, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, और जब आपका भ्रूणपोष होगा ये 3N होगा, क्योंकि जब ये N गया यहाँ से और ये पहले से 2N थे, तो जब ये एक और ऐड हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 3N। तो ये पूरा टॉपिक होता है आपका दोहरा निषेचन। पहली चीज ये हुई कि मतलब आपका यहाँ से
एक नरयुग्मक पहले पराग नलिका द्वारा आपके परागकण आते हैं और फिलीफॉर्म एपिटस तथा सहायक कोशिका द्वारा होते हुए एक अंड कोशिका के साथ जाता है और उसके साथ संलयन करके द्विगुणित कोशिका भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद जस्ट दूसरा जो परागण होगा वो जाएगा आपके पास ध्रुवी के कोशिका के पास, और हमें पता है कि जो ध्रुवी कोशिका है वो 2n है, उसके पास 2 केंद्रक हैं, वो द्विगुणित है, और एक और कोशिका जाएगी तो भाई उसमें एक्स्ट्रा एक और n आने की वजह से वो त्रिगुणित हो जाएंगी। अब इस प्रक्रिया को ही कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश बनने की क्रिया को ही त्रिसंलयन नाम दिया गया है। त्रिसंलयन कहते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे 3 युग्मकों का संलयन हो रहा है, इसलिए जो भ्रूण कोश बनता है वो 3n कोशिका बनती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन बोलते हैं। अब तो ये हो गया हमारा निषेचन हो गया कि मैं निषेचन एक बार आपके भ्रूण से आपके अंड कोशिका के साथ बनके भ्रूण बनाया और एक बार ये ध्रुवी कोशिका के साथ संलयन किया और वो संलयन त्रिसंलयन था, क्योंकि वहां पे 2 पहले से थे और एक और जाता है तो उसमें 3 युग्मकों का संलयन हो जाता है, तो उसे ही प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है। और त्रिसंलयन के पश्चात जो फर्स्ट सेल बनती है इसे मतलब प्राथमिक भ्रूणकोश बोलते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका, क्योंकि आगे ये ऐसे ही विभाजन करेगी, ये ऐसे ही भ्रूणपोष बनाते चली जाएगी, भ्रूणपोष बना के, और इसका कार्य आगे क्या होगा कि ये हमारे एम्ब्रियो को देगी पोषण, और एम्ब्रियो जब पोषण नहीं मिलेगा तो आगे वृद्धि कैसे करेगा भाई, क्योंकि भ्रूण को आगे बहुत सारी प्रक्रिया करनी है। अभी तो ये जस्ट निषेचन किया है, अब उसके बाद पूरी चीज का निर्माण भ्रूण को ही करना है, तो उसे एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी आपका भ्रूणपोष भी देता है। अब 2 बार संलयन होने की वजह से 2 बार निषेचन होने से इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन नाम दिया गया है। दोहरा निषेचन कहते हैं। अगर हम देखिए ह्यूमन में देखिए तो भाई एक ही आपका नरयुग्मक जाएगा, अंड कोशिका के साथ संलयन करेगा और वहां से एक ही बार निषेचन होते हैं और भ्रूण बनता है, तो उसे हम कुछ भी दोहरा निषेचन नहीं, बस निषेचन बोला जाता है। लेकिन प्लांट के आवृत बीजी पादप जो आपके लैंगिक जनन करते हैं उनमें एक ऐसी अलग प्रक्रिया है कि जिसमें 2 बार निषेचन होता है, एक बार अंड कोशिका के साथ और एक बार ध्रुवी कोशिका के साथ। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब आपका निषेचन हो चुका है और निषेचन से हमें मिले हैं भ्रूण तथा भ्रूणपोष। अब यही आगे जाके आपके क्या करेंगे, अलग अलग चीजों का निर्माण करेंगे। जो भ्रूणपोष होता है वो मतलब भ्रूणपोष कैसे विकसित हुआ, क्योंकि वहां पे आपके फिर समसूत्र विभाजन होते रहेंगे और उसकी कोशिकाएं वृद्धि करती रहेंगी। फिर उसके बाद जो आपका भ्रूण है उसमें भी समसूत्र विभाजन होता रहेगा और होते होते ये बड़ा बनेगा, तो आपका भ्रूण, फिर उसके बाद भ्रूण से वो क्या बनाएगा, बीज बनाएगा, फिर बीज से फिर आगे फल की निर्माण होगा, फिर उस बीज से एक नए पौधे का निर्माण होगा। तो इस तरीके से निषेचन की बाद प्रक्रिया होती है। तो ये माना नहीं जाता कि सभी प्लांट में ऐसे ही होंगे, तो ये आपके आवृत बीजी पादप में कुछ ऐसे पाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें ये प्रक्रिया विपरीत होती है, ये बहुत अलग होती है। वो फल तो हैं, बीज भी हैं, लेकिन उसको मतलब बहुत डिफरेंस प्रक्रिया हो जाती है। तो वो छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और आज ये पूरा हमने दोहरा निषेचन देख लिया और इसके बाद हम देख रहे थे कि आखिर व्हाट इज भ्रूणपोष क्या होता है और फिर भ्रूण कैसे बनता है। फिर उसके बाद इस सेशन काम करेंगे एंड, और बाकी के ये जो छोटे छोटे टर्म्स बचे हैं इन्हें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम इसको रिमूव करके आगे हम निषेचन
निषेचन पश्चात प्रक्रियाएं देख सकें, क्या कि निषेचन हो गया है तो उसके पश्चात कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही हैं, तो वो भ्रूणपोष देखेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आप जानोगे भ्रूणपोष का, क्योंकि बीच में बैठ के नारियल पानी पीना तो सबको अच्छा लगता है, तो भाई आखिर नारियल पानी बना किसका होता है, आज उसे जानोगे। और अगर आप पढ़ते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि जब लाइफ से कोई चीज़ें रिलेट होती है ना तो पढ़ाई का अलग ही फीलिंग आती है। तो प्लीज़ इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम देखते हैं निषेचन पश्च क्रियाएं क्या क्या होती हैं। निषेचन पूर्व हमने देख लिया, निषेचन पूर्व एक फ्लावर आया, फ्लावर बना, फ्लावर के पार्ट आए, फिर उसमें नर जनन अंग, मादा जनन अंग बने, फिर नर जनन अंग में लघु बीजाणु का निर्माण हुआ, मादा जनन अंग में गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ, दोनों का निर्माण हुआ। फिर एक टर्म्स आया कि आखिर अब ये जाएगा कैसे, क्योंकि इसके पास तो फ्लैजिला नहीं है, मूव तो कर नहीं सकता, तो वो टर्म्स कहलाई परागण। परागण के टाइप्स पढ़े, सो परागण तथा पर परागण था। अब परागण के बाद फिर उसके पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता थी, तो हमने जल, वायु, कीट ये सब देख ले कि ये एजेंट होते हैं जो कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाएंगे। फिर वर्तिकाग्र तक पहुंचा, फिर परागनली से होते हुए ये आपके बीजांड में आया और बीजांड में फिर निषेचन किया, जिसे हमने दोहरा निषेचन नाम दिया, क्योंकि 2 बार निषेचन हुआ, एक बार अंड कोशिका के साथ और एक बार ध्रुवीय कोशिका के साथ, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहा गया। और इसे त्रिसंलयन एक टर्म्स आता है इसमें, वो इसलिए आता है क्योंकि ध्रुवीय कोशिका के साथ जब ये संलयन करता है तो 3 कोशिकाएं एक साथ संलयित होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन कहा जाता है। ठीक है, वहां तक हो गया। अब हम देखते हैं कि आखिर निषेचन पक्ष क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले निषेचन पक्ष जो विकास करेगा वो करेगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, क्योंकि भाई भ्रूणपोष में विकास करेगा नहीं तो पोषण कैसे मिलेगा भ्रूण को, फिर भ्रूण को ऐसे विकास करेगा। तो सबसे पहले होता है आपके पास भ्रूणपोष का विकास। अब भ्रूणपोष में जो आपकी थी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब ये आगे ये है आपके पास 3n, और ये 3n ही कर क्या होती है, विभाजित होती है। ये यहाँ से मतलब समसूत्री विभाजन ही करती है, समसूत्री विभाजन। मतलब 3n से फिर दो 3n का भ्रूणपोष का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, भ्रूणपोष होती हैं ये सेल। इन्हें दिया गया फ्री न्यूक्लियर मतलब यहाँ से दिया गया, इसको भ्रूणपोष पे दिया गया है। अब ये जो आपका कच्चे नारियल के पानी में कुछ और नहीं बल्कि यही आपके फ्री न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ से यही पाए जाते हैं। मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष हजारों की संख्या में पाए जाते हैं, हजारों की संख्या में। अब इसीलिए वो इतना पावरफुल होता है, इतना ताकतवर होती है उसमें कि अगर उसे पी ले तो बहुत सारे, अगर किसी को वीकनेस हो जाती है तो कहा जाता है पीने के लिए, नारियल पानी पीने के लिए। तो भाई ये बना ही है पोषण देने के लिए, तो जब उसको कोई और भी लेगा तो उसमें पोषक तत्व ही है तो उसे पोषण देगा ही। तो यही होता है, कुछ और नहीं, हजारों की संख्या में आपके जो नारियल पानी होते हैं उसमें फ्री न्यूक्लियाई ही होते हैं। ठीक है, ये था आपका भ्रूणपोष पे इसका विकास हुआ, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है भ्रूण को पोषण देना। तो मतलब सबसे पहले कुछ हद तक आपका भ्रूणपोष बन जाता है, तब जाके आपका जो भ्रूण होता है वो विकास करना शुरू करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने भ्रूणपोष को देख लिया, अब हम देखते हैं यहाँ से भ्रूण को, यानी एम्ब्रियो। तो यहाँ कह सकते हैं कि अधिक मतलब भ्रूणपोष के मतलब निर्माण होने के बाद आपके भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब लिख लेते हैं पॉइंट कि भ्रूणपोष के विकसित होने
के कुछ समय बाद विकास करता है। भाई इसे चाहिए पोषण, ये खुद से तो पोषण ले नहीं सकता, तो इसीलिए जब आपका भ्रूणपोष थोड़ा विकसित हो जाए तब ये विकास करना शुरू करता है। अब देखिए यहाँ से जो भ्रूण होता है ना, एक बीजपत्री तथा आपका द्विबीजपत्री दोनों में प्रारंभिक में समान होता है, प्रारंभ में समान विकास होता है। पहले ये क्या होंगे, गोलाकार हो जाएंगे, फिर उसके बाद और यहाँ से थोड़ी सी इनकी वृद्धि होगी, यहाँ से गोलाकार के पश्चात तो ये हृदयाकार हो जाएंगे। इस तरीके से आपके मतलब भ्रूण का निर्माण होता चला जाता है। फिर भ्रूण से वहां से फिर क्या होगा, यहाँ से बीजपत्र का निर्माण होगा, बीजपत्रों का निर्माण, ये पूरी प्रक्रिया आपके भ्रूण में होती है। तो ये हमारे पास है दो भ्रूण, ये है आपका द्विबीजपत्री एंड ये है आपका एक बीजपत्री, मतलब ये किसी घास का लिया गया है एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये प्रांकुर भाग है और ये जो शीर्ष दो हैं इसे ही हम बीजपत्र बोलते हैं, दो बीजपत्र इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो भाग थोड़ा चौड़ा सा दिख रहा है, ये बीज मतलब बीज का पत्र आधार होता है, ये आधार बनाता है बीज का। फिर उसके बाद ये मूलांकुर है, ये मूलगोप है। तो जो आपका प्रांकुर होगा इसमें बीज जब ये आगे जाके बनेगा तो ये यहाँ से निर्माण किसका करेगा, तने का निर्माण करेगा, और जो आपका मूलांकुर है ये जड़ों का निर्माण करेगा। तो मूलांकुर और मूल गोप क्या करती है, वो जड़ निर्माण होंगी ना, तो अंदर उसे धंसाने के लिए जड़ें आपकी थोड़ी नाजुक होती हैं, तो मूल गोप वहां से घेरे रहती है, तो उसको जमीन में छेदने के लिए उसको शक्तिशाली बनाती है कौन, मूल गोप। तो वो जमीन में अंदर तक आपकी जड़ जा सके उसमें सहायता कौन करेगा, मूल गोप करेगा। जब किसी सीड को हम बोते हैं तो जैसे कि अब बीजपत्र द्विबीजपत्र आप देख सकते हैं कि अगर आप मटर को पानी में थोड़ा सा भिगा दें फिर उसको तोड़ेंगे तो सारी संरचना आप देख सकते हो, उसमें दो बीजपत्र निकल जाएंगे। अगर उसको भिगा देते हैं 2-3 दिन तो उसमें देखेंगे कि जो प्रांकुर वाला भाग कैसे पहचानेंगे, वो थोड़ा थोड़ा ग्रीन भाग हो जाएगा ऊपर और नीचे थोड़ा मतलब ब्राउनिश हो जाएगा। तो जो ग्रीन भाग है वो प्रांकुर का होता है और जो आपका थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा वही आपको मूलांकुर होता है। और उसके नीचे थोड़ी सी ऐसे देखेंगे कि मतलब टिप्स पे थोड़ा उसको जमीन में गाड़ दिया फिर उसको उखाड़ के देखेंगे तो सबसे पहले मूल गोप पाई जाती है नीचे। तो मूल गोप उसको जमीन में सुगमता से क्या करती है, जड़ों को भेजती है, और बाकी जो ग्रीन भाग होगा वो तने पत्तियों का निर्माण करके ऊपर वृद्धि करता है। तो ये था आपका द्विबीजपत्री का, ये संरचना याद रखिएगा, संरचना भी पूछी जाती है। संरचना का बस स्ट्रक्चर ही बनाना होता है, नॉर्मल करना होता है, तो इस तरीके से आप बना दोगे तब भी हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं घास का, जिसमें एक बीजपत्री हम देख लेते हैं। तो ये आपके पूरे घास का है। तो इसके देखिए इसमें स्कुलेटम कुछ और नहीं है, ये इसका बीजपत्र है, बीजपत्र। तो एक बीजपत्री में जो स्कुलेटम वाला भाग होता है वही आपका बीजपत्र होता है और एक ही होता है, तो इसीलिए हमें इसका नाम स्कुलेटम दे दिए हैं। इसमें भी देखिए प्रांकुर चोल है। अब इसमें प्रांकुर चोल भी होती है क्योंकि अगर हम इसमें मिट्टी में बोते हैं तो वही तने को ऊपर आने के लिए मतलब उस पर एक चोल लगी रहती है कि मतलब वो थोड़ा सा उसको सहायता देगी, फिर जाके वो प्रांकुर उसमें से निकलेगा। फिर ये शीर्ष प्रव है, फिर ये अधिका को रखा है, फिर इसमें भी आपका मूल गोप नीचे पाया जाएगी जो उसको जड़ को अंदर तक ले जाएगी, और ये मूलांकुर है, ये जड़ों का निर्माण करेगा। तो मूलांकुर और प्रांकुर ये दोनों तो सेम ही है, इसमें बस इसमें डिफरेंस है कि इसमें दो बीजपत्र पाए जा रहे हैं और इसमें आपका एक ही बीजपत्र है जिसको स्केलेटम नाम दे दिया गया है। तो घासों में अक्सर कर घासें जो होती है एक बीजपत्री होती है। और अगर आपको बताया जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, तो ये भी आपके एक बीजपत्री हो गए हैं। बाकी मटर, चना, आम, जितने भी ये सारे हैं वो सभी द्विबीजपत्री हैं। जिस भी बीज को अगर हम खोलें उसमें दो बीजपत्र निकल जाए वो दो बीजपत्री, और जिसको अगर हम तोड़े वो कभी भी दो भागों में न बटे तो वो एक बीजपत्री। तो ये था आपके पास निषेचन पक्ष अभिक्रियाएं कैसे होती है, क्या होता है। इसके बाद है बीज, आखिर बीज का निर्माण। तो यही जो आपके आगे एम्ब्रियो है यही तो बीज का निर्माण करेगा। अब ये जब पूरी रूप से विकसित हो जाती है तो यही एक बीजपत्री तथा बीजपत्री यही है। अब इसमें कुछ
टर्म्स आ जाते हैं कि क्योंकि कई कई प्लांट में जो आपका ये भाग था ना, जिसमें हम देख रहे थे कि अंडाशय फल में बना था, नहीं बनता है। किसी किसी में निषेचन हुए बिना ही फल बन जाता है। तो ये सारे टर्म्स हम देखेंगे। और किसी के में बहुत सारे भ्रूण बनते हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक है जिन्हें हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। आज के सेशन में इतना ही। तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेगा। और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके और आपको आपका हमें सपोर्ट मिल जाए और हमारा आपको स्टडी में सपोर्ट मिल जाए। और इस तरीके से एक दूसरे के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। यही एक बात है, क्योंकि एकता बनाए रखनी चाहिए। तो अगेन थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।